हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने 1969 में 14 बड़े बैंकों को एक ऑर्डिनेंस बनाकर नेशनलाइज कर दिया था और साथ ही 1980 में 6 और बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। क्या होता है नेशनलाइजेशन, क्यों किया गया था ऐसा, अब जानेंगे अपने आज के वीडियो में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नेशनलाइजेशन क्या होता है। तो नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एसेट को जब गवर्नमेंट खरीद लेती है या उसमें अधिकतम स्टेक को गवर्नमेंट जब खरीद लेती है तो वो पब्लिक सेक्टर का माना जाता है या फिर नेशनलाइज्ड माना जाता है। अगर बात करें, आज़ादी के बाद से ही बैंक निजी लोगों के हाथ में था और लोग बैंकों तक जाने के लिए कतराते थे। ऐसे में आज़ाद भारत में बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा कदम था भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज बैंकिंग सेवाओं का विस्तार बहुत बढ़ चुका है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति जनधन योजना के तहत अपना अकाउंट बैंक में खुलवा सकता है। हालांकि बैंकों में बढ़ते एनपीए कुछ मुश्किलों की वजह है, पर फिर भी सरकार उनके लिए भी उचित कदम उठा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाने के बाद सेंट्रल बैंक को सरकार के अधीन करने के विचार ने जन्म लिया, क्योंकि उस समय जो भी बैंक थे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे और अपनी मनमानी कर रहे थे। उनका काम सिर्फ अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना था। ऐसे में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र ऐसा रास्ता था जिससे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था। अतएव सर्वप्रथम 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1955 में इंपीरियल बैंक, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया, उसको भी सरकारी बैंक बना दिया गया। अगर बात करें कब किया गया राष्ट्रीयकरण, तो देश के बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश के हर हिस्से और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग की सेवाओं को पहुंचाया जा सके। इसके तहत 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी किया गया और देश के 14 बड़े बैंक जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनमें मुख्य थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर बात करें कि ये राष्ट्रीयकरण का फैसला क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी उस समय, तो आर्थिक तौर पर ये महसूस किया जा रहा था कि ये जो निजी बैंक थे वो आर्थिक प्रक्रिया में सहायक नहीं हो रहे थे। उस समय इन 14 बड़े बैंकों के पास लगभग देश की 80% पूंजी थी। इनमें जमा पैसा उसी सेक्टर में निवेश किया जा रहा था जहां लाभ के ज़्यादा मौके थे और सरकार को ऐसा लग रहा था कि देश के विकास के लिए इन पैसों को कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश मुमकिन कराना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 से 1955 तक देश के 360 छोटे मोटे बैंक डूब गए थे और जिनमें लोगों का जमा करोड़ों रुपया डूब गया था। कुछ बैंक कालाबाजारी व जमाखोरी भी कर रहे थे। इसलिए तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया और 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया। बैंकों के नेशनलाइजेशन का दूसरा दौर 1980 में आया। 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। दूसरे चरण में पंजाब सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। आर्थिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई और बैंकों की शाखाओं में भी वृद्धि हुई। बड़े बड़े बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं को खोलने लगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जरिए बैंकिंग सेवाओं पर कुछ लोगों के नियंत्रण को खत्म किया जा सका। अगर बात करें कि क्यों किया गया मर्जर या विलय, तो साल 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और विस्तार ने बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदल डाली। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के विस्तार के साथ ही एनपीए की समस्या बढ़ती जा रही थी। बैंकों में एनपीए व घाटा बढ़ रहा था। बैंकों को इन घाटे से उबारने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए बैंकों के विलय करने का फैसला किया गया। जो छोटे बैंक घाटे में चल रहे थे उनका आपस में विलय कर दिया गया या फिर उन छोटे बैंकों का बड़े बैंकों के साथ विलय कर दिया गया जिससे उन्हें एनपीए से निकाला जा सके। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया
बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया, और इससे पहले SBI बैंक व सहयोगियों बैंक का विलय हो गया। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी मर्जर भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ। हालांकि बैंकों के विलय की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इस पर बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन बैंकों को कर्ज से उबारने और बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से सरकार की योजना कई और अन्य बैंकों को आपस में विलय करने की है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बैंकों की अहम भूमिका रहती है। बैंकिंग व्यवस्था को एक नई मजबूती व दिशा देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला कदम था। आज बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से बदल चुका है। एक दौर जब बैंकों का काम पैसे जमा करना व उन पर ब्याज देने तक ही सीमित था, परंतु आज इनका दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। आज बैंक न केवल पैसा रखने, देने व लोन देने का काम करते हैं, बल्कि निवेश सलाह, इंश्योरेंस, डीमैट सुविधा, ऑनलाइन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा, कार और होम लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, टेक्नोलॉजी, कैश पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र, ATM सुविधा जैसी तमाम सुविधाएं बैंक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही नई तकनीकों को अपनाकर इनमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पर, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।